दोस्तों, सीडी मार्कर्स का नाम आपने कई बार पहले सुना होगा और आपको यह भी पता होगा कि कौन सा सीडी मार्कर किसके लिए यूज किया जाता है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्चुअल में सीडी मार्कर्स जो है उनका मतलब क्या होता है, क्या होते हैं सीडी मार्कर्स, और साथ में हम पढ़ेंगे कौन सा सीडी मार्कर किसके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपने पास, सीडी मार्कर्स में जो सीडी वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब क्या है। तो सीडी मार्कर्स में जो सीडी है उसका मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ साथ हम इनको बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन। एक और नाम हम इनके लिए यूज करते हैं वो होता है क्लस्टर डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? क्लस्टर डिटर्मिनेंट। तो ये तीनों नाम हम यूज कर सकते हैं सीडी के लिए, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन या फिर क्लस्टर डिटर्मिनेंट। एक्चुअल में क्या होते हैं ये? एक्चुअल में क्या होते हैं? दीज आर सरफेस प्रोटीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड बाय इम्यून सेल्स। ऐसे सरफेस प्रोटीन होते हैं ये जो कि इम्यून सेल्स के द्वारा एक्सप्रेस्ड करवाए जाते हैं। अब सरफेस प्रोटीन्स हैं तो ये कहां पर मिलेंगे? ऑन द सरफेस ऑफ इम्यून सेल्स। जैसे बी सेल का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बाहर के सरफेस के ऊपर जो ये मॉलिक्यूल लगे हुए हैं ये क्या है अपने पास? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है। मतलब कि सीडी मार्कर्स है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे CD40 है, CD80 है, ये सारे क्या अपने पास सीडी मार्कर्स हैं या फिर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है। जो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है वो हमको स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बताते हैं। अब बात आती है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन क्या होता है देखो समझते हैं कि एग्जांपल के साथ। मान लेते हैं कोई इमेच्योर सेल है, कोई इमेच्योर सेल है, वो इमेच्योर सेल कन्वर्ट हो रही है किसी मेच्योर स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर, मेच्योर स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर वो कन्वर्ट हो रही है। और ये जो इमेच्योर से मेच्योर के अंदर कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसके बीच में कई स्टेजेस आती हैं सेल्स की, कि हो सकता है ये पहली स्टेज थी इमेच्योर सेल, उसके बाद दूसरी सेल बनेगी, नेक्स्ट फिर उससे अगली बनेगी। तो ऐसे बीच में कई सारी सेल्स बन सकती हैं, तो हम बोलेंगे कि वो उसकी स्टेज है। जैसे इमेच्योर सेल मान लो ए थी, ए इमेच्योर सेल से बी स्पेशलाइज्ड सेल क्या हुआ? बन गई, कन्वर्ट होगी ए से बी में। तो ए से बी के बीच में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है इसके बीच में कई स्टेजेस आती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? उन स्टेजेस का पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग दीज सीडी मार्कर्स, क्योंकि बीच में जो स्टेज में सेल बनेगी उनके भी मार्कर क्या होते हैं? स्पेसिफिक हम उनको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन या सीडी मार्कर्स जो है वो डिफरेंशिएशन स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन को बताने का काम करती है। और स्टेज अगर पता चल गई तो हम उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं। तो ये काम होता है सीडी मार्कर्स का। आइए स्टार्ट करते हैं स्टेम सेल के साथ। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का नाम सुना होगा आपने, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये एक ऐसी सेल है जिसको ये नहीं पता कि आगे तुम्हारा फ्यूचर क्या है। एक्चुअल में क्या है? ये एक ऐसी सेल है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो कि कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर? ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। हर एक टाइप के अंदर जो भी ब्लड सेल है, जितने भी टाइप है ब्लड सेल के, हर एक टाइप के अंदर ये कन्वर्ट हो सकती है। इट हैव पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। हिमेटोपोइटिक सेल जो है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो ब्लड सेल के हर एक टाइप के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। अब चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट हो। तो स्टेम सेल जो है वो ब्लड सेल के किसी भी टाइप के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो आप कह सकते हो कि जो स्टेम सेल है उसके पास कई सारे ऑप्शन है कि वो इनमें से कुछ भी बन सकती है, मतलब कि ये डिफरेंशिएट हो सकती है। जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है इट कैन डिफरेंशिएटेड इनटू एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल के किसी भी टाइप के अंदर ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कन्वर्ट हो सकती है।
तो सबसे पहला मार्कर जो आपको याद रखना है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के लिए, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के लिए जो मार्कर रहेगा वो रहेगा CD34। याद कैसे करोगे? आपको एक बात याद रखनी है कि जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उसके पास 3-4 ऑप्शन है कि वो इनमें से किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। एक्चुअल में आपको ये नहीं देखना कि 3 ही थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आपको एक कॉमन बात याद रखनी है कि हमने देखा था हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है उसके पास 3-4 ऑप्शन थे, तो आप साथ में क्या करोगे 3 और 4 को लिख दोगे तो अपने पास मार्कर जो निकल के आएगा वो रहेगा CD34। तो सबसे पहला मार्कर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के लिए CD34, एक मार्कर हमने याद कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है हमने पढ़ा ये किसी भी ब्लड सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। हमको जो इम्यून सेल पढ़नी है वो देखते हैं। सबसे पहले जो स्टेम सेल मान लेते हैं किसके अंदर कन्वर्ट होगी, ल्यूकोसाइट्स के अंदर। तो सबसे पहले बात आती है ल्यूकोसाइट्स के लिए कॉमन एंटीजन कौन सा रहेगा, कॉमन CD मार्कर कौन सा रहेगा। तो दूसरा मार्कर जो हम याद करने जा रहे हैं ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन क्या रहेगा, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन, ये आपको याद रखना, ये रहेगा CD45। ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन मतलब कि हर एक ल्यूकोसाइट पे पाए जाने वाला एंटीजन वो क्या रहेगा, CD45 रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्लेटलेट्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, और प्लेटलेट्स की जो प्रिकर्सर सेल होती हैं वो क्या होती है, मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं, मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं। और ये मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं इनके जो CD मार्कर रहेंगे वो रहेंगे CD41, CD42 और CD61। 41, 42, 61 ये किसके लिए रहेंगे, अपने पास मेगा कैरियोसाइट्स के लिए रहेंगे। तो 3 मार्कर हम याद कर चुके। सबसे पहला हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के लिए कौन सा रहेगा 34, ल्यूकोसाइट्स कॉमन एंटीजन कौन सा रहेगा 45, और मेगा कैरियोसाइट्स के लिए कौन से रहेंगे CD41, CD42 और CD61। ये था मेगा कैरियोसाइट्स के बारे में। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं किस किस में। सबसे पहला आता है ग्रेनुलोसाइट्स, क्या होता है ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स को हम क्लासिफाई करते हैं ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर, और फर्दर ए ग्रेनुलोसाइट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो स्टेप वाइज चलेंगे, सारे के सारे मार्कर साथ के साथ याद करेंगे। लिम्फोसाइट्स क्या है, देखो सबसे पहले स्टेम सेल ल्यूकोसाइट्स के अंदर हो सकता है कन्वर्ट हो गई हो। ल्यूकोसाइट को हम क्लासिफाई करते हैं ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। तो तीसरे मार्कर के बाद जो चौथा मार्कर अपना रहेगा ग्रेनुलोसाइट्स के लिए वो कौन सा रहेगा CD66। ग्रेनुलोसाइट्स के लिए जो मार्कर याद रखना वो क्या रहेगा CD66 रहेगा। मोनोसाइट्स जो हैं, मोनोसाइट्स के लिए जो मार्कर याद रखना है वो रहेगा CD64। कौन सा रहेगा CD64 रहेगा। अब बात आती है लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स को हम आगे कन्वर्ट करते हैं 2 पार्ट में, हो सकता है वो बी लिम्फोसाइट्स हो और हो सकता है वो टी लिम्फोसाइट्स हो। जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी आपको काफी वैरायटी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो मार्कर याद कर रहे हैं वो अभी के लिए कर रहे हैं पैन बी के लिए और पैन टी के लिए। अब ये पैन क्या है, जैसे हमारा पैन कार्ड होता है वैसे ही हमारा पैन कार्ड जो होता है क्या होता है उसमें परमानेंट अकाउंट नंबर होता है और वो हर एक बंदे का अलग होता है। वैसे ही यहाँ पे परमानेंट जो बी सेल है उनके अंदर एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे कि जितनी भी बी सेल रहेगी उनके सभी के अंदर एक मार्कर मिलेगा, उसको हमने बोला पैन बी मार्कर, और पैन बी के लिए जो मिलेगा वो रहेगा अपने पास CD19, और पैन टी के लिए कौन सा रहेगा CD3। तो हर एक टी सेल के अंदर क्या मिलेगा CD3 मिलेगा, हर एक बी सेल के अंदर कौन सा मिलेगा CD19 मिलेगा। तो कौन कौन से मार्कर हम याद कर चुके अभी तक। सबसे पहला हमने पढ़ा, सबसे पहला हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, उसके लिए पढ़ा था CD34। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे जो मार्कर मैं आपको बता रहा हूं एक पेज या कॉपी उठाएं और सारे मार्कर साथ के साथ नोट करें और इनको आज ही याद करें।
तो सबसे पहला मार्कर है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के लिए CD34, दूसरा है कॉमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन, कौन सा, CD45। तीसरा हमने पढ़ा मेगा कैरियोसाइट्स के लिए रहेगा CD41, CD42 और CD61। उसके बाद हमने देखा कि ल्यूकोसाइट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स के लिए मार्कर आ गया CD66। ग्रेनुलोसाइट्स को फर्दर क्लासिफाई किया मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के अंदर, और मोनोसाइट के लिए आ गया अपने पास CD64। उसके बाद बच गया लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में हो सकता है वो बी लिम्फोसाइट्स हो और हो सकता है वो टी लिम्फोसाइट्स हो। तो बी के लिए हमने पढ़ा CD19। देखो बी को जब हम लिखते हैं ऐसे, तो बी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 और 9 जो हम लिखते हैं, इनको साथ में अगर मिला दें 1 और 9, तो ये क्या बन रहा है, बी की तरह बन रहा है। तो बी को कैसे याद रखोगे, बी का स्ट्रक्चर देखोगे कि एक और ऐसा लगता है, बी को जब आप देखोगे तो ऐसे लगता है 1 और 9 को मिला रखा है। तो 1 9 19, पेन बी मार्कर के लिए कौन सा रहेगा, CD19। और पेन टी से बोले तो 3, और मतलब कि पेन टी में जो टी आ गया, टी का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी जो पीजीआई ने क्वेश्चन पूछा था उसमें CD2 और CD3 दोनों ऑप्शन में डाल रखे थे, तो हो सकता उस टाइम पे आपको याद ना आए कि टी से 2 था या टी से 3 था, तो ये पहले ही नोट करना आपको, हम टी से क्या बना रहे हैं, CD3 बना रहे हैं। तो पेन बी के लिए 19 और पेन टी के लिए CD3। तो यहां तक आप जो मैंने बताया ये सभी नोट कर लें और इनको अभी याद करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टी सेल्स के बारे में। अभी हमने सबसे पहले टी सेल के अंदर जो पढ़ा है वो पढ़ा है पेन टी मार्कर। पेन टी के लिए या पेन टी सेल के लिए जो मार्कर है वो क्या रहेगा, CD3 रहेगा। ये टी सेल्स जो हैं, टी सेल्स में आपने कई बार सुना होगा, हो सकता है क्या हो, टी हेल्पर सेल हो सकता है टी हेल्पर सेल हो, ऐसा भी हो सकता है साइटोटॉक्सिक टी सेल हो, साइटोटॉक्सिक टी सेल हो, और ऐसा भी हो सकता है टी रेगुलेटरी सेल हो। तो इन सभी के भी आपको मार्कर जो है वो याद होने चाहिए। सबसे पहले टी हेल्पर सेल के लिए जो रहेगा वो रहेगा CD4। साइटोटॉक्सिक टी सेल के लिए जो रहेगा वो रहेगा CD8, और रेगुलेटरी टी सेल के लिए जो रहेगा CD4 और CD25। तो क्या था, हेल्पर टी सेल के लिए CD4, साइटोटॉक्सिक टी सेल के लिए CD8 और टी रेगुलेटरी सेल के लिए CD4 और CD25 रहेगा। टी सेल्स जो होती हैं हो सकता है वो नेव टी सेल हो, क्या हो, नेव टी सेल हो, और ऐसा भी हो सकता है वो इफेक्टर टी सेल हो या फिर मेमोरी टी सेल हो। तो इनके लिए भी आपको याद रखने हैं इफेक्टर सेल, मेमोरी सेल और नेव टी सेल। नेव टी सेल के लिए जो रहेगा अपने पास CD45RA रहेगा, CD45RA, और इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल के लिए जो रहेगा वो रहेगा CD45RO, CD45RO, दोनों के लिए क्या रहेगा, CD45RO रहेगा। लेकिन नेव टी सेल के लिए अगर पूछा जाए तो वो रहेगा CD45RA। तो टी सेल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पेन टी मार्कर CD3, टी हेल्पर सेल के लिए CD4, साइटोटॉक्सिक टी के लिए CD8 और टी रेगुलेटरी के लिए कौन, CD4 और CD25। आपने पढ़ा होगा जो CD4 है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मॉलिक्यूल जैसे हम पढ़ते हैं MHC मॉलिक्यूल, तो जो CD4 रहेगा उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, MHC2 मॉलिक्यूल के साथ बनेगा, और CD8 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो MHC1 मॉलिक्यूल के साथ बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, CD4 MHC2 के साथ और CD8 MHC1 के साथ। तो ये था टी सेल्स के मार्कर। उसके बाद देखते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट मार्कर जो कि पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल रहेंगे CD16 एंड CD56।
16 और 56 जो रहेंगे वो नेचुरल किलर सेल के लिए सीडी मार्कर रहेंगे। नेचुरल किलर जो होते हैं वो यंग एज वाले होते हैं, जिसकी उम्र 16 से लेकर 56 एज तक की हो सकती है। तो नेचुरल किलर जो रहेंगे 16 और 56 रहेंगे। अपोप्टोसिस में आपने पढ़ा होगा, इट इज नेचुरल सेल डेथ। क्या होता है अपोप्टोसिस? नेचुरल सेल डेथ होती है। और नेचुरल डेथ किसी की कब होती है? जब वो 95 की एज में चला जाता है। ये हम याद करने के लिए कह रहे हैं, आजकल 95 में बहुत कम जनसंख्या पहुंच पाती है। तो अपोप्टोसिस क्या रहेगी? नेचुरल सेल डेथ। और हम क्या मान रहे हैं कि 95 की एज में नेचुरल सेल डेथ होती है, या फिर हमारे केस में, ह्यूमन के केस में CD95, मतलब कि 95 की एज में क्या हो गया? नेचुरल डेथ होगी। तो अपोप्टोसिस के लिए जो CD मार्कर रहेगा वो रहेगा CD95। प्लाज्मा सेल क्या होती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती हैं, जो एंटीबॉडी को क्या करती है? सिंथेसाइज करती है या फिर रिलीज करती है। वो इसके जो मार्कर रहेंगे वो रहेंगे CD38 और CD138। CD138 को बोला जाता है बेस्ट मार्कर फॉर प्लाज्मा सेल। तो बेस्ट मार्कर कौन रहेगा? 138 रहेगा। उसके बाद अपने पास मैक्रोफाज के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैक्रोफाज के लिए आपके साथ रहेगा CD68। CD14 और CD64 जो है वो मैक्रोफाज और मोनोसाइट के लिए रहेगा। क्या रहेगा? CD14 और CD64 रहेगा मोनोसाइट और मैक्रोफाज दोनों के लिए। तो मैक्रोफाज और मोनोसाइट के लिए पूछा जाए तो 14 और 64 दोनों करोगे आप। और प्लाज्मा सेल के लिए क्या था? CD38 और CD138 रहेगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट CD मार्कर्स, जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपसे कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। और तो आज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सभी सेल मार्कर को। तो सबसे पहले हमने देखा जो अपने पास CD34 किसके लिए है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ल्यूकोसाइट्स के ऊपर कॉमन एंटीजन वो रहेगा CD45। फिर ग्रेनुलोसाइट के लिए क्या रहेगा? CD66। मोनोसाइट के लिए CD64। पेन बी सेल के लिए CD19। पेन टी के लिए CD3। उसके बाद हमने देखा टी सेल के अंदर क्या है? टी हेल्पर सेल्स भी हो सकती है, जिसके लिए CD4 रहेगा। साइटोटॉक्सिक जो है उसके लिए CD8 रहेगा। और टी रेगुलेटरी सेल जो है उसके लिए CD4 और CD25 रहेगा। और उसके बाद नेव टी सेल जो है उसके लिए रहेगा CD45RA। इफेक्टर सेल जो है उसके लिए रहेगा CD45RO। और मेमोरी सेल के लिए भी क्या रहेगा? CD45RO। तो ये थे टी सेल के बारे में। उसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट सेल है? नेचुरल किलर सेल, जिसमें हमने पढ़ा CD16 और CD56। उसके बाद अपोप्टोसिस, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सेल डेथ, उसके लिए होता है CD95। उसके बाद है प्लाज्मा सेल के लिए क्या रहेगा? एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने वाली सेल होती हैं, और इसके लिए रहेंगे CD38 और CD138। और CD138 को बेस्ट मार्कर फॉर प्लाज्मा सेल भी बोला जाता है। उसके बाद था मैक्रोफाज के लिए हम बोलते हैं CD68 या फिर CD14 या फिर CD64। ये सभी किसके लिए है? मैक्रोफाज के लिए। और मोनोसाइट्स के लिए हमने जो पढ़ा था 64, उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं CD14 और CD64। तो 14 और 64 जो है वो मोनोसाइट और मैक्रोफाज दोनों के लिए हैं। और CD68 आपको मैक्रोफाज के केस में याद रखना है। वैसे कई बार क्या होता है, कोई एक सिंगल CD मार्कर जो है वो कई सेल्स के ऊपर पाया जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमने अभी जो पढ़े हैं ये आपको जरूर याद होनी चाहिए कि कौन सा CD मार्कर किस सेल के ऊपर पाया जाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने इम्यून सेल्स के, हमने क्या पढ़ा? मेनली इम्यून सेल्स के CD मार्कर्स डिस्कस किए हैं। इनके अलावा भी CD मार्कर्स जो है पूछे जाते हैं, जो कि कैंसर को डायग्नोज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो कैंसर बेस्ड और जो CD मार्कर रहेंगे वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।